दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त सत्येंद्र राय आप सबको महारानी अवंतीबाई लोधी के जीवन के संघर्षों के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे भारत की पवित्र भूमि महान वीर वीरांगनाओं की कहानियों से भरी पड़ी हुई है। भारत के 1857 की क्रांति से लेकर देश की आज़ादी होने तक भिन्न भिन्न रूपों में इन महान वीरांगनाओं ने अपना अहम योगदान दिया है। लेकिन हमारे देश के इतिहासकारों, देश के राजनीतिक संगठन, देश के सामाजिक संगठन और देश के हमारे सरकारों ने भी इनका जो मान सम्मान, इनका जो अहम दर्जा देना चाहिए था, उनका हमेशा से ही उपेक्षा किया है, अनादर किया है। जी हाँ दोस्तों, 16 अगस्त 1831 ईस्वी को ग्राम मनकेड़ी, जिला सिवनी के जमींदार राव जुझारू सिंह के यहाँ पे एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उस दिव्य कन्या के माता का नाम हरि कंवर सिंह था। उस दिव्य कन्या के माता को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने ऐसी महान शौर्य, पराक्रम, वीर, साहसी, तेजस्वी, देशभक्त कन्या को जन्म दिया, जिन्होंने हमारे देश की आजादी में लड़ते अपने अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों, इस महान कन्या का बचपन का नाम मोहिनी था। मोहिनी बचपन से ही बहुत ही चंचल, बहुत ही साहसी, बहुत ही वीर और बहुत ही तेज थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई देता था। बाल्यकाल में ही मोहिनी तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली थी। उनकी तलवारबाजी, घुड़सवारी को देखने के लिए दूर दराज के लोग आते थे और उनकी तलवारबाजी, घुड़सवारी को देख के मंत्रमुग्ध हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे। इस दिव्य कन्या का तलवारबाजी, घुड़सवारी के किस्से बहुत दूर दराज के इलाकों में बहुत ही तेजी से फैल गया। जब ये कन्या महज 17 साल की थी तो सन 1849 ईस्वी में इनके पिता जमींदार जुझारू सिंह अपने स्वजाति लोधी समुदाय में रामगढ़ रियासत के महाराजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह के साथ विवाह करने का निश्चय किया। सन 1849 ईस्वी में महाराजा विक्रमादित्य सिंह और महारानी अवंतीबाई लोधी का विवाह हो जाता है। सन 1817 ईस्वी से सन 1850 ईस्वी तक रामगढ़ रियासत के राजा लक्ष्मण सिंह रामगढ़ की राज्य संचालन का काम करते हैं। 1850 ईस्वी में उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह को रामगढ़ रियासत का राज तिलक लगा के वहां का राजा घोषित कर दिया जाता है और राज्य संचालन का काम अब विक्रमादित्य सिंह के कंधों पे आ जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, विक्रमादित्य सिंह बचपन से ही वितरागी प्रवृत्ति के थे। उनका मन राज्य संचालन में न लग के धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा प्रतिष्ठा में बहुत ज्यादा लगता था। वो अपना मैक्सिमम समय धार्मिक अनुष्ठानों में, पूजा प्रतिष्ठाओं में ज्यादा लगाते थे। उस स्थिति में महारानी अवंतीबाई लोधी राज्य संचालन का भी काम करती थी। विक्रमादित्य सिंह और महारानी अवंतीबाई लोधी ने मिलकर 2 पुत्रों को जन्म दिया, कुंवर अमान सिंह और कुंवर सेन सिंह।
दोस्तों समय बीतता गया। सन 1850 से सन 1855 ईस्वी तक महाराजा विक्रमादित्य सिंह रामगढ़ रियासत के राजा थे। समय बीतता गया। कुछ समय के बाद महाराजा विक्रमादित्य सिंह अस्वस्थ होने लगे और उनके दो बच्चे अभी नाबालिग ही थे और राज्य संचालन का पूरा जिम्मेदारी महारानी अवंतीबाई लोधी के कंधों पे आ गया। उन्हें एक तरफ राज्य संचालन का काम भी देखना था, दूसरी तरफ बच्चों का लालन पालन भी देखना था। दोस्तों, उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी की शासन चलाने की नीतियां साम्राज्यवाद और हड़प नीति से प्रेरित थी। उसके साम्राज्यवाद और हड़प नीति के चलते देश के अनेक बड़े बड़े रियासतों का अंग्रेजी सरकार में विलय बहुत तेज से हो रहा था। उस समय झांसी, कानपुर, जयपुर, सतारा, संभलपुर, उदयपुर तरह के कई बड़े बड़े रियासतें अंग्रेजी सरकार में विलय हो चुका था। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति में दो पॉइंट थे। पहला है कि यदि किसी रियासत का कोई बालिग उत्तराधिकारी नहीं होता था तो ब्रिटिश सरकार उस रियासत को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन करके अपने कब्जे में ले लेती थी और वहां पे उस रियासत को मुआवजा दे दिया जाता था और राज्य संचालन का काम देखने के लिए वहां पे सरबराहकार कमिश्नर्स को सुपुर्द कर दिया जाता था। सेकेंड पॉइंट यह था कि यदि किसी रियासत का राजा ब्रिटिश सरकार के साथ दोस्ती किया हुआ था या तो ब्रिटिश सरकार का गुलाम था, तो उस स्थिति में यदि उसका कोई बालिग उत्तराधिकारी नहीं होने पर भी वो भविष्य में यदि चाहे कि किसी भी बच्चे को गोद लेके अपने राज्य संचालन का काम वो करे, तो उसके लिए ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी की दो हड़प नीतियों के चलते देश के कई बड़े बड़े रियासतें बहुत तेजी से ब्रिटिश सरकार में विलय हो गए। जब ब्रिटिश सरकार को रामगढ़ रियासत के बारे में भी पता चला कि वहां के महाराज अस्वस्थ हैं और वहां पे दो राजकुमार अभी नाबालिग ही हैं, तो स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने रामगढ़ रियासत को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर लिया और वहां के राज संचालन का काम को देखने के लिए दो सरबराहकारों को नियुक्त करके रामगढ़ भेज दिया। उन सरबराहकारों का नाम था शेख मोहम्मद और मोहम्मद अब्दुल्ला। दोस्तों, और वहां के राजघराने को पेंशन स्वरूप रियासत के बदले में कुछ पैसे दे दिए गए। रानी अंदर ही अंदर खून का घूंट पी के रह गई।
रानी उचित अवसर का इंतजार करने लगी। समय बीतता गया। सन 1855 ईस्वी में महाराजा विक्रमादित्य सिंह की अस्वस्थता के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और राज्य संचालन का पूरा जिम्मेदार भी रानी के कंधों पर आ जाता है। रानी एक तरफ राज्य संचालन का काम भी देखती है, वहीं दूसरी तरफ अपने छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन भी उन्हीं के कंधों पे रहता है। लेकिन रानी को अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं थी। रानी ने उन दो सरबराहकारों को सन 1857 ईस्वी में धक्का मार के रामगढ़ रियासत से बाहर भेज दिया। दोस्तों, मई 1857 ईस्वी को देश में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से वो क्रांति की ज्वाला उठते उठते महाकौशल प्रांत में भी पहुंची। उसका आवाज रामगढ़ रियासत की महारानी के कानों में भी पहुंच गया है। रामगढ़ रियासत की महारानी ने बिना देर किए, बिना समय गंवाए आसपास के सारे राजाओं, जमींदारों, जागीरदारों, मालगुजारों को इकट्ठा करके एक गुप्त विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। उस सम्मेलन के बारे में उस समय जबलपुर के कमिश्नर मेजर स्काइम और मंडला के डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन को भी मालूम नहीं था। दोस्तों, ये जो विशाल सम्मेलन आयोजन किया गया था उसका अध्यक्षता गढ़पुरवा के महाराजा शंकर शाह ने की। सम्मेलन में लिए गए निर्णय के प्रचार प्रसार का काम महारानी अवंतीबाई लोधी के कंधों पर था। रानी अवंतीबाई लोधी ने इसका प्रचार प्रसार को बहुत तेजी से, सुचारू तरीके से, व्यवस्थित तरीके से और गुप्त तरीके से करने के लिए उन्होंने एक पत्र और 2 कांच की चूड़ियां पूरे महाकौशल प्रांत और पूरे दूर दूर के गांवों में जन जन के घर पहुंचाया। दोस्तों, पत्र में लिखा था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए कमर कसो या तो कांच की चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाओ। तुम्हें धर्म ईमान की सौगंध, जो इस पत्र का पता तुम बैरी को दो। दोस्तों, जहां पर यह पत्र सौहार्द और एकजुटता का सशक्त माध्यम बना, वहीं पर एक चूड़ियां पुरुषार्थ जागृत करने का एक सशक्त माध्यम बनी। दोस्तों, महारानी अवंतीबाई लोधी के द्वारा लिए गए इस लीडरशिप की चर्चा पूरे महाकौशल प्रांत के राजाओं, जमींदारों, जागीरदारों के अंदर एक जोश की ज्वाला पैदा की। दोस्तों, जून 1857 को बावनवीं देश की पैदल सेवा, जो उस समय जबलपुर की
सबसे शक्तिशाली सेना थी, उसका एक सिपाही एक अंग्रेजी अफसर पे प्राणघातक हमला कर दिया। जुलाई 1857 ईस्वी को मंडला जिले के जागीरदार उमराव सिंह ठाकुर ने अंग्रेजों को कर देने से मना कर दिया और अंग्रेजों को बोलने लगे कि तुम्हारा राज, तुम्हारा शासन खत्म हो चुका है, मैं तनिक भी कर नहीं दूंगा तुम्हें। दोस्तों, अंग्रेज विद्रोहियों को लुटेरे डाकू कहते थे। पूरे महाकौशल प्रांत में विद्रोह की ज्वाला विकराल रूप ले चुकी थी। स्थिति को देखते हुए मंडला जिले के महाराज शंकर शाह और उनके पुत्र को तोप पर बैठाकर मंडला जिले का डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन ने तोपों से उड़वा दिया। इसके बाद महाकौशल प्रांत में ज्वाला और विकराल रूप पकड़ा। दोस्तों, इसकी पहली प्रतिक्रिया रामगढ़ रियासत की तरफ से आई। रामगढ़ रियासत के सेनापति ने भुआ बिछुआ पर आक्रमण करके वहां के थाने पे चढ़ाई कर दी और वहां से सारे ब्रिटिश सिपाहियों को खदेड़ के भगा दिया। इसके बाद रामगढ़ रियासत की सेना आगे बढ़ी, घुघरी पर भी आक्रमण करके घुघरी को भी अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र कराया। भुआ, बिछिया, घुघरी, रामनगर, ये सब जिले अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हो चुके थे। जैसे ही इसका पता जबलपुर के कमिश्नर मेजर स्काइन को पता चला तो मेजर स्काइन बहुत ही दुखी हुआ, बहुत ही गुस्से में आ गया। उन्होंने रानी को चेतावनी दी कि तत्काल मंडला जाकर वहां के डिप्टी कमिश्नर से भेंट करें। लेकिन रानी कहां मानने वाली थी। रानी ने बिना देर किए उन्होंने अपना विकराल सेना लेकर 23 नवंबर 1857 ईस्वी को मंडला पर आक्रमण कर दिया। मंडला जिले में के खैरी ग्राम में अंग्रेजों की सेना और महारानी अवंतीबाई लोधी के सेना के बीच में जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें वाडिंगटन ने अपना जान बचाकर सिवनी भाग गया। इस प्रकार मंडला जिला भी अंग्रेजों के हुकूमत से, अंग्रेजों के गिरफ्त से स्वतंत्र हुआ। महारानी मंडला विजय के बाद रामगढ़ प्रस्थान करती हैं, लेकिन वाडिंगटन अंदर ही अंदर जल के खंगाल हो जाता है। उसने फिर से अपनी सेना को पुनर्गठित करता है। पुनर्गठित करके मार्च के महीने पे
मंडला जिले पे रामगढ़ जिले पर आक्रमण कर देता है। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि उसके मुकाबले रानी की सेना बहुत कम ही थी। उस समय वाडिंगटन की सेना के साथ हमारे रीवा नरेश की सेना भी अंग्रेजी सेना का साथ दे रही थी। और रीवा नरेश गद्दार इंसान था, देशद्रोही था। ऐसे देशद्रोही गद्दार को यदि अपने आप को राजा कहे तो जनता को जूता मारना चाहिए। इतिहास थूकता है ऐसे गद्दारों, ऐसे देशद्रोहियों पे। जी हाँ दोस्तों, उस समय रीवा का नरेश रघुराज सिंह थे। रघुराज सिंह ने अंग्रेजों की सेना का साथ देने के लिए अपनी सेना भेजी थी कि मिलकर रामगढ़ को जीतो, और जीतने के बाद यदि अमरकंटक हिस्से को, सागर हिस्से को हमको आप दे दीजिए। ऐसा उनका साठगांठ था, मतलब लूटने की प्रवृत्ति उनकी भी नहीं गई थी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में दो राजघराने बहुत ही गद्दार थे। एक सिंधिया राजघराना, दूसरा रीवा नरेश का राजघराना। वो हमेशा से ही अपने भाइयों के पेट में खंजर भोंकते हुए आए हैं। उन्हें इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, वाडिंगटन ने विशाल सेना लेकर महारानी अवंतीबाई लोधी के रामगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया। स्थिति को देखते हुए महारानी अवंतीबाई लोधी ने अपनी कुछ सेना को लेकर देवहारगढ़ की पहाड़ियों की तरफ प्रस्थान कर जाती हैं, और वाडिंगटन ने उनके किले को तहस नहस कर देता है। इसके बाद वाडिंगटन रानी अवंतीबाई को ढूंढते ढूंढते देवहारगढ़ की पहाड़ियों की तरफ पहुंच जाता है, और देवहारगढ़ की पहाड़ियों पर पहुंचने के बाद रानी की सेनाओं को चारों तरफ से घेर लेता है। घेरने के बाद रानी को संदेश भिजवाया जाता है कि अपने आप को समर्पित कर दें। लेकिन रानी कहां मानने वाली थी। रानी बोलती है, हमको मातृभूमि की रक्षा करते करते मरना स्वीकार है, लेकिन अपने आप को समर्पण करना बिल्कुल स्वीकार नहीं है। रानी ने युद्ध करने का निश्चय किया। रानी अपने पहले ही मोर्चा जमा चुकी थी। रानी और अंग्रेजों की वाडिंगटन की सेना के बीच में जोरदार मुकाबला होता है, जोरदार युद्ध चलता है, कई दिनों तक युद्ध चलता है। उस समय भी रीवा नरेश की सेना वहां पे अंग्रेजों की सेना का साथ दे रही थी। जी हाँ दोस्तों, कई दिनों तक युद्ध चला। रानी के एक एक सैनिक 100 200 सैनिकों पर भारी पड़ते थे। बीस मार्च 1858 का वो दिन इतिहास के पन्नों में अमर बलिदानी के रूप में छप गया। 20 मार्च 1858 ईस्वी को महारानी अवंतीबाई लोधी के बाएं हाथे पे एक गोली लग जाती है। महारानी धराशायी होकर जमीन पर गिर जाती हैं। उनके सेना का पूरा तहस नहस हो जाता है। अंग्रेज चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं।
महारानी अवंतीबाई लोधी, महारानी दुर्गावती, को याद करती हुई अपने अंगरक्षिका से तलवार छीनकर अपने सीने में घोंप के अपने आप को सदा सदा के लिए मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर देती। जी हाँ दोस्तों, वो अंगरक्षिका कौन थी? उस अंगरक्षिका का नाम था गिरधारी बाई। गिरधारी बाई भी उस समय अपने आप को रानी के साथ मातृभूमि के लिए बलिदानी दे देती हैं। रास्ते में उनका घायल शरीर को ले जाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन जाते जाते महारानी अवंतीबाई लोधी अंग्रेजों को बोलती है कि ये हमारी जनता निर्दोष है, इन जनता पर कोई अत्याचार न किया जाए, जो भी दोष है, जो भी यहाँ पर विद्रोह करवाया गया वो सब हमारे द्वारा ही किया गया, उनको परेशान न करे। रानी के इन